नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी पार्ट 10, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चंस पिछले ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पार्ट 9 तक सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बगल में बेल आइकॉन बनी होगी, उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो इसमें पहला कथन है संघीय के संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और तीसरा कथन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, चौथा कथन है नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। इसमें हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 सही, 1, 2, 4 सही, 1, 3, 4 सही या 2, 3, 4 सही। तो इसमें हमारा आपको बता दें कि संविधान के संघीय प्रावधान ये सही है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार ये भी सही है और तीसरा है ये भी सही है। चौथा जो लिखा है कि नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन, तो यहाँ पर साधारण बहुमत चाहिए। कैसे चाहिए? साधारण बहुमत। यहाँ पर लिखा क्या? यहाँ पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से संपुष्टि आवश्यक है। तो यानी कि अगर कोई नया राज्य बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, राज्यों की सीमा में या नामों में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। तो आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, कितना? अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। यानी कि 368 में कहा गया है कि 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, तो साधारण बहुमत में क्या होता है कि साधारण बहुमत में होता है कि ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करना, या फिर नए राज्य का निर्माण करना, या राज्यों में विधान परिषद को गठित करना या समाप्त करना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। दूसरा हमारा जो संशोधन है वो है विशेष बहुमत द्वारा। कैसा है? वो है विशेष बहुमत द्वारा। देखिए, संसद की विशेष बहुमत मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 से कम न हो द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। तीसरा जो हमारा संशोधन प्रक्रिया शामिल है वो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। जो हमारा क्वेश्चन है वही है। कहने का मतलब है कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर किया जाएगा तो भी उसमें जरूरत है, या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के गठन या क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या संविधान संशोधन प्रक्रिया या 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों को प्रविष्ट करने से। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक, तो वो हमारे ये 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, और जो चौथा कथन है इसमें सिर्फ साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। और दूसरा कथन है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2 दोनों। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368(2) में कहा गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368(2) में कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ध्यान रखना, यहाँ हमारा क्या कह रहा है कथन? संविधान, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में, लेकिन जो 368(2) संविधान में क्या कहा गया है, अनुच्छेद में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है
कि संविधान संशोधन विधेयक संसद की किसी भी सदन में अर्थात राज्यसभा में भी लोकसभा में भी पूरा स्थापित किया जा सकेगा। तो इसलिए जो पहला कथन, ये हमारा पहला कथन गलत है। अब संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, ना कि सभी राज्य विधानमंडल द्वारा। यहाँ पर देखिए सभी राज्य लिखा है, तो सभी राज्यों को नहीं, सिर्फ आधे से अधिक, ठीक है, कम से कम आधे से राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए। तो ये भी 368(2) में ही बात कही गई है। इसलिए ना तो हमारा पहला कथन सही है, ना तो हमारा दूसरा कथन सही है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही। चलिए देखिए तीसरा है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 79वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर हमारा जो भी ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और यह जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना वो 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ है। अब 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ध्यान रखना है कि मतदान से संबंधित है 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 21 वर्ष से आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब दूसरा है हमारा जो ये 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। यह 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? या 1999 में हुआ था, ठीक है। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अब राज्यों के प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 69वां। अगला देखिए चौथा है, निम्न में से कौन एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो इससे पहले हमने जो तीसरे में बताया था 61वां संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 21 वर्ष से आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। यह संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। अब जो 44वां संविधान संशोधन है इसको भी तो समझ लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, ठीक है, एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग ना हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक या कानूनिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारता प्रदान की गई। यह 44वां संविधान संशोधन में प्रदान किया गया था, या 1978 में हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में बहुत व्यापक परिवर्तन लाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए और सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अलावा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य, या फिर कह सकते हैं भाग पार्ट 4A भी जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 51 का
ठीक है। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया और आगे सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और वहीं यहीं पे 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि जो 6 वर्ष हो गई थी उसको घटाकर वापस 5 साल कर दिया था। यानी कि जो 6 वर्ष किया गया वो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीश की संख्या 5 हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अलावा इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके साथ ही संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और सर्वोच्चता स्थापित की गई। ठीक है। अब 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ठीक है। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति से को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान की किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। ये 24वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला देखिए 5वां है भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। देखिए 79वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। बाद में 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसलिए डी हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, छठा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांट दिया गया? यहाँ 42वें संविधान संशोधन 44वें है और 89वां है या 93वां संविधान संशोधन है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 89वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त आयोग को अलग अलग निकायों में बांट दिया गया था। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। अर्थात 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। इससे पहले आपको 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। आप वहां से वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। और 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है कि 93वें संविधान संशोधन ये 2006 में घटित हुआ था, 2006 में हुआ था। इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत की गई है। ठीक है, अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। गोलकनाथवाद 1967 में, सज्जन सिंहवाद 1965 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमानता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसे निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित,
ठीक है। संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के सामने संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आए उनका निर्णय इसी आधार पर हुआ, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 8वां देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? इसमें अभी आप पिछले क्वेश्चन में बता दिया था संसद, ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संसद। अगला देखिए 9वां है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, बाकी तो नहीं होगा। देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रावधान या परिवर्तन किए गए थे और बहुत सारे प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। तो 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। चलिए देखिए अगला 10वां है, संविधान की किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349 है, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 351 है। तो देखिए अनुच्छेद 349 में क्या है? अनुच्छेद 349 कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अर्थात इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि, ठीक है, 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 की खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद की किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना प्रस्तावित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को प्रस्तावित या ऐसे किसी संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी 344, ठीक है, अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 350 में क्या है? अनुच्छेद 350 कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग में की जाने वाली भाषा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति में संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अब अनुच्छेद 350 का में क्या है? अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही जाएगा, अनुच्छेद 350 का, अर्थात प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश भी दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 351 क्या है? अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अर्थात संघ का यह कर्तव्य होगा, यानी कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप से शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौरता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा 350 का। चलिए देखिए ग्रामा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया? अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, ठीक है, यहाँ पर राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा, अर्थात संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी, अर्थात संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 344 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 344 कह रहा है कि राजभाषा के संबंध में आयोग तथा समिति, संसद की समिति का गठन, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले
ऐसे अन्य सदस्यों से मिलाकर बनेगा या मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी पर निश्चित की जाएगी। ठीक है, अब 345 क्या है? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 346 और 347 कि उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, यानी कि संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। लेकिन यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ये 346 में, यानी कि हमारा जो भी ऑप्शन सही है वो 345 सही है। अगला देखिए 12वां है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने की अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 243 गा 1, 243 गा 1 में एक प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 13वां है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जनोपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। देखिए स्थानीय स्वशासन से या स्थानीय शासन से लोक व्यवस्था का अनुरक्षण संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि बाकी ये तीनों जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जनोपयोगी सेवाएं, ठीक है, ये सभी कहाँ से संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से। इसके अलावा सड़कें और पुल, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, अग्निशमन आदि ये सब भी क्या है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 छह पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से तथा अनुच्छेद 243 बा नगर पालिकाओं आदि शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। ठीक है, इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन है इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो देखिए यहाँ पे कथन नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, केवल एक और दो, दोनों केवल दो, एक केवल एक, या फिर ना तो एक ना तो दो। देखिए आपको बता दें 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान की भाग 9, कितना? पार्ट 9, भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो हमारा पहला कथन सही बता रहा है। ठीक है, पहला कथन हमारा सही है। लेकिन वहीं अगर स्थानीय निकाय की बात करें, शहरी स्थानीय की बात करें, तो वह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, वो भी भाग 9 का में। तो इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल एक कथन सही होगा। अगला देखिए 15वां है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग द्वारा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इसके तहत पंचायत राज्य सरकार का विषय है, इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए
पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 घ में, ठीक है, 243 घ या D1 में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्ति वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों का चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकते हैं, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई। अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को छोड़कर यह अन्य किसी में भी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है 18वां, देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, 1 2 3 2 4 1 3 या 1 2 3 4 चारों से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है और चौथा कथन गलत है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागौर, राजस्थान में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय जनता के विकास में जनभागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। तो इसलिए हमारा कथन 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए 19वां है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। यहाँ आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी में है, यानी कि डीपीएसपी 36 से 51 तक है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ठीक है, अगला है 20वां है, लास्ट है आज का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जीवी की राव समिति ने, एलएम सिंघवी समिति ने। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। तो यह समिति 1957 में हुई थी। तो समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अलावा पंचायती सुधारों के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, यानी कि अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है, और 1985 में जीवी की राव समिति, 1985 में जीवी के राव समिति और 1986 में एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, तो आपको ये बता दें कि एलएम सिंघवी समिति से ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक, एलएम सिंघवी समिति से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।